साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है घटनाचक पब्लिकेशन के द्वारा जो सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन सीरीज है, इसके तहत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था की जो पूर्वावलोकन है, इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग जो है राष्ट्रपति से संबंधित जो भी अभी तक विभिन्न सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं राष्ट्रपति संबंधित प्रश्नों को। तो प्रश्नों को देखने से पहले कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है तथा अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जबकि अनुच्छेद 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न होता है। बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है, वो वंशानुगत होता है, यहाँ पे चुना जाता है। कारण, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है? नहीं, दोनों अंतर है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कथन तो सही परंतु कारण गलत है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और ब्रिटेन का राजा वंशानुगत होता है, अतः दोनों भिन्न हैं। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है, तो अतः ये दोनों भिन्न हैं। अगला फिर से कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। ये कथन पूरी तरीके से सत्य है। कारण, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल सीमा है। संविधान के तहत जो है ये सीमा से परे नहीं, सीमा से बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर कथन सही है परंतु कारण गलत है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो इसलिए कथन आपका सही है। ठीक है, अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इस प्रकार से जो कारण दिया गया है कि इसकी शक्तियों पर कोई सीमा नहीं होती है, ये कथन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं अध्यारोपित की गई हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं कैसे? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में ऐसा कहा गया है, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो होता है ये कार्यपालिका अध्यक्ष या एग्जीक्यूटिव हेड होता है। ठीक है, अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित होती है, तो ये आपका राष्ट्रपति में निहित होती है, प्रधानमंत्री में नहीं, राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? आर्टिकल 53 के तहत भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं किस में? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति में। कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का आपका प्रश्न है, कथन आपका दिया गया संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है। ये कथन सही है 53 के अनुसार। कारण, भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। देखिए, संवैधानिक प्रमुख होता है, ये भी सही है। कथन कांड यहाँ पर दोनों सत्य हैं। संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति में निहित होता है, निहित करता है जो संविधान है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो यहाँ कथन कांड दोनों सही है और व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इसकी व्याख्या हम लोग ऊपर पहले भी देख चुके हैं। अगला है, इसमें कथन कांड का प्रश्न है। कथन है संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं। सही है, सही है। कारण क्या दिया? कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, ये भी सही है। परंतु ये कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए कथन कांड दोनों सत्य हैं परंतु व्याख्या नहीं हो रहा है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, कथन कांड का प्रश्न है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित होता है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड जो है राष्ट्रपति में निहित है। ये कथन सही है। कारण, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। बिल्कुल नहीं, विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि विधायी नियंत्रण के अधीन है।
तो यहाँ कथन सही है परंतु कारण गलत है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, देखिए, संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अनुसार के अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश या सुप्रीम कमांड राष्ट्रपति में निहित है, परंतु उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। इस प्रकार कथन तो सही परंतु कारण जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है आपका कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? राष्ट्रपति पर, क्योंकि नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति में यद्यपि समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है और वास्तविक रूप से शासन संचालन प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो ये जो है आपका अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 55(3) के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान क्या होता है? गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा निर्वाचित हैं, इसमें मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्षता भाग नहीं लेती है। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अगला कथन कारण का प्रश्न है। कथन है कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। सही है। कारण क्योंकि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो ये अप्रत्यक्ष हुआ क्योंकि जनता डायरेक्ट नहीं चुन रही है। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो एकल हस्तांतरी मत प्रणाली के द्वारा और अनुपातिक मत प्रणाली, दोनों होता है। तो इसलिए आपका बी और सी दोनों सही है। ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। सही है पहला वाला। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं, राज्य विधानमंडल के जो विधानसभा होते हैं उसके निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो दूसरा नहीं होगा। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये तीसरा वाला होगा। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी होगा। तो पहला तीसरा चौथा अर्थात डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं? पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के। दूसरा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तीसरा, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 17वें संविधान संशोधन 1952 के द्वारा अंतःस्थापित किया गया है। राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया, क्योंकि पहले ये राज्य था तब तो शामिल थे। ठीक है। अब चूंकि केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं तो अभी इनको जो है शामिल नहीं किया गया है। अभी केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं हैं आपके दिल्ली और पुडुचेरी, उन्हीं को केवल शामिल किया गया है। अभी कश्मीर के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अगला है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो कौन से हैं? तो वो है दिल्ली और पुडुचेरी। इसे 17वें संविधान संशोधन के द्वारा अंतःस्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, परंतु राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। तो डी वाला सही नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? तो यहाँ पे देखिए, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं, संसद के दोनों सदनों के केवल जो निर्वाचित सदस्य हैं वही, मनोनीत सदस्य नहीं। तो पहला वाला नहीं होगा। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये दूसरा सही होगा। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तो संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल। तो यहाँ पे चौथा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, परंतु यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्रों की बात की है विधानसभाओं की। तो देखिए अभी तक क्या था कि 2 संघ राज्य क्षेत्रों में आपका दिल्ली और पुडुचेरी में ही विधानसभा थी। अब चूंकि जब से जम्मू कश्मीर भी क्या बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर भी विधानसभा का प्रावधान किया गया है, ठीक है।
परंतु अभी जो है जम्मू कश्मीर के बारे में कोई संशोधन नहीं किया गया है कि वहाँ की विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोई विकल्प अभी आपका सही नहीं माना जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज यदि पुराना देखें तो आप जो है 2 और 3 को लेकर के बी ऑप्शन आप मान सकते हैं। अगला है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें संसद के दोनों सदनों के, जैसे पहला है राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं इसमें, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य नहीं, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य नहीं होते हैं, निर्वाचित केवल होते हैं। डी वाला जो विकल्प है, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो जो सबसे सटीक उत्तर आपका हो जाएगा वो डी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य कौन होते हैं। लोकसभा के चुने हुए सदस्य, सही है। राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, ये भी सही है। राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ये भी सही है। राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य, नहीं। तो पहला दूसरा तीसरा सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं कैसे, तो ये राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से चुने जाते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है कैसे, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, ठीक है, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। यदि आप देखा जाए तो आपको अगर एक विकल्प मानना तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, परंतु पूरी गहराई से बात नहीं कही गई है, ठीक है। होना क्या चाहिए कि संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, परंतु ऐसे भी यदि आपको इनमें से एक को चुनना होगा तो आप डी ऑप्शन ही चुनेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। तो देखिए 4 विकल्प हैं। पहला, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, सही है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, ये भी सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, ये भी सही है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे डी वाला विकल्प जो है वो सही नहीं है, ठीक है। अगला है भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितने के द्वारा। तो ये जो है आपका देखिए, थोड़ा सा इसका व्याख्या पहले पढ़ लें। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1997 में यथा संशोधित के तहत भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचकों, निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों का प्रस्ताव होना आवश्यक है, ठीक है। तो जो विकल्प दिए गए हैं 10 निर्वाचक, 20 निर्वाचक, 5 निर्वाचक, 15, इनमें से कोई नहीं है। तथा साथ ही साथ कम से कम 50 निर्वाचक, निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों द्वारा इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। 1997 से पूर्व प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की संख्या 10 थी। तो ये चूंकि 2004 का प्रश्न है, ठीक है, इसलिए कोई विकल्प सही नहीं। ये 1997 के पहले का प्रश्न होता तो आपका ए विकल्प जो है वो सही हो जाता। ध्यान रखिएगा, 50 निर्वाचक को द्वारा इसका क्या होना चाहिए, प्रस्तावक होना चाहिए, और 50 के द्वारा ही क्या होना चाहिए, अनुसमर्थन होना चाहिए। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में यहाँ पे 4 विकल्प हैं, कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए जो दूसरा वाला है कि एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य क्या होता है। तो ये सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान बटे के निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या से डिवाइड कर देते हैं। देखिए व्याख्या पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका जो सूत्र है वो अनुच्छेद 55 में वर्णित है, जिसके अनुसार जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य क्या होता है। विधानसभा के ये होता है राज्य की जनसंख्या बटा के राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1000, ठीक है। मतलब राज्य की जनसंख्या में आप राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या को 1000 से गुणा करके डिवाइड कर दीजिए। उपयुक्त सूत्र में यदि शेष 500 से अधिक है तो मतों के मूल्य में 1 जोड़ दिया जाएगा, जबकि इससे कम होने पर उसे नहीं गिना जाएगा। साथ ही यहाँ जनसंख्या से तात्पर्य अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक 1971 की जनगणना में अभिनिश्चित जनसंख्या से है। ये तो विधानसभा के सदस्य का निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य है। वहीं संसद के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य क्या होगा, तो इसके लिए सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान बटा के निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या से इसे डिवाइड कर देते हैं। उपयुक्त सूत्र में यदि शेषफल आधे से कम आता है तो नहीं गिना जाएगा, ठीक है।
यदि ज़्यादा है तो उसे एक गिना जाएगा। देखिए बराह आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा सही है। देखिए पहला है प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। बिल्कुल सही है, फार्मूले से आप देख सकते हैं। दूसरा, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। नहीं, पहला वाला कथन तो सही है, दूसरा सही नहीं है। व्याख्या देख लीजिए। देखिए संविधान के अनुच्छेद 55 में दी गई राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो भाग लेते हैं। राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य जो निकालते हैं वो कैसे, पहले भी देख चुके हैं, राज्य की जनसंख्या बटा की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1000। अब चूंकि हर राज्य की जनसंख्या क्या होगी, अलग अलग होगी, तो वहाँ के जो प्रत्येक विधानसभा के जो सदस्य होंगे, निर्वाचित सदस्य, उनके मत का मूल्य भी अलग अलग राज्य का अलग अलग होगा। गुजरात का कुछ और होगा, उत्तर प्रदेश का कुछ और होगा, बिहार का कुछ और होगा। ठीक है, वहीं पे यदि आप देखिए संसद के सदस्य के मत का मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग करते हैं, फिर संसद के दोनों सदनों लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से डिवाइड करते हैं। अतः स्पष्ट है कि लोकसभा के प्रत्येक सदस्य तथा राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का मूल्य क्या होता है, समान होता है। ठीक है, यदि एक सदस्य के मत मूल्य की गणना की जाए तो दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य क्या हो जाएगा, एक समान है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो संसद के सदस्य का मत का मूल्य होगा वो लोकसभा राज्यसभा के लिए समान होगा, परंतु विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का जो मूल्य है वो राज्य टू राज्य क्या होगा, चेंज होगा। अगला है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में तो यहाँ पर आपके पास 4 कथन दिए गए हैं। ठीक है, बताना है इसमें से कितने कथन जो है वो सही हैं। पहला, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अर्ह नहीं। जो नॉमिनेटेड हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दूसरा, निर्वाच्य विधानसभा सीट अधिक होती है, निर्वाच्य विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना अधिक होगा। तो ये वाला कथन आपका सही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे जो दूसरा विकल्प है वो गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए आप फार्मूला यहाँ पे देखिए कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य। अब यदि राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिक होगी तो क्या होगा, टोटल आपका कम आएगा, तो मत का मूल्य क्या होगा, कम आएगा। इसलिए दूसरा कथन आपका गलत है। तीसरा, मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, नहीं, ये कथन गलत है। पुडुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुडुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाच्य सीटों की कुल संख्या से अनुपात जो है वो अधिक है। तो चौथा वाला यहाँ पर सही है। तो यहाँ पे केवल एक कथन सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए चौथे वाले कथन के लिए पढ़ लें। पुडुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान 16 है, जबकि अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान 8 है। पुडुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुडुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाचित सीटों की कुल संख्या से अनुपात जो है वो कुल जनसंख्या का निर्वाचित सीटों की कुल संख्या से अनुपात अधिक है। 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य कितना था, 129 था, 129। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, मतलब विधानसभा का नहीं बल्कि विधान परिषद का सदस्य होगा, तो वो वोटिंग में मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है।
भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थित 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है? तो 1971 की जनगणना से है इसका मतलब। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 42 इसकी व्याख्या देख लेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से आज 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा इसे अब वर्ष 2026 की पश्चात की पहली जनगणना से के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख किया गया है। अगला है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे 4 कथन है। पहला, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में निहित है। सही है। किसी उम्मीदवार के नामांकन दाखिल करने के लिए 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची जमा करनी होती है। सही है। विधायकों के वोटों का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जो कि 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। तो इनमें से कोई भी सही राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन बताया गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में निहित है। इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो सबके सब सही हैं, कोई गलत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे जो सी वाला है कि 1971 की जनगणना की जगह पे अब इसे 2026 की जनगणना तक कर दिया गया है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो मतलब जब तक 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े नहीं प्रकाशित होते, तब तक वर्ष 1971 की जनगणना के आंकड़े पर ही चीज़ें आधारित होंगी। अगला है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। पढ़ा लिखा हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 58(1) में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख किया गया, जिसके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना अर्हता नहीं है। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। उससे बात कर जन्मा नागरिक होना चाहिए? नहीं, नागरिक होना चाहिए। जन्मा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, ये सही है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। अगला है आपका, देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने की जो योग्यता है वो अनुच्छेद 58 में दिया गया है, अनुच्छेद 58 में दिया गया है। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। तो यहाँ पे सी विकल्प जो है वो सही है कि निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। अगला है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा? चाहे जितनी बार बोल सकते, कितनी भी बार। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसे? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन बताना है, इनमें से कितने कथन सही हैं। तो पहला, यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधिमान्य हो जाते? नहीं, विधिमान नहीं रहेंगे, अविधिमान्य नहीं होते हैं। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं या उनके निर्वाचन अभी होने शेष हैं। ये भी नहीं, गलत है। कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा, तो संविधान द्वारा कोई भी समय सीमा विहित नहीं की गई है। ठीक है।
तो यहाँ पे कोई भी कथन जो है वो सही नहीं है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 71(1) के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन समेत सभी विवादों और शंकाओं का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है और उसका विनिश्चय अंतिम होता है। अनुच्छेद 71(2) के अनुसार यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे विनिश्चय की तारीख को या उससे पूर्व यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा अपने पद के कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए कृत्य अविधिमान्य नहीं होते हैं, वो विधिमान नहीं रहेंगे। अनुच्छेद 71(4) के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उनके निर्वाचक गण के सदस्यों में किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अतः भारत के राष्ट्रपति पद के निर्वाचन को इस आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता कि कुछ राज्यों की विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन होने अभी शेष हैं या अभी बाकी हैं। संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत कोई विधेयक राष्ट्रपति को अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने पर उसे उस पर अनुमति देने के लिए किसी समय सीमा का प्रावधान नहीं किया गया है। अगला है राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से नहीं, अपने पद ग्रहण के दिन से, जब से वो पद ग्रहण करता है तब से। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। अनुच्छेद 56(2) के अनुसार ऐसा कहा गया है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? ये भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है 56(1) के अनुसार। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैसे? संसद के द्वारा। देखिए, अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। इसमें रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61 में है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन जो है अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और अनुच्छेद 61(3) के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण कराएगा और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? आर्टिकल 61 करता है। अगला है आपका भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 61। निम्न से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो ये संसद के दोनों सदनों को है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों को है। अगला है संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 14 दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाए। संविधान के अनुच्छेद 61(2) के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के, 1/4 ध्यान रखिएगा, कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प भी पारित होना चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अभिकरण का भाग नहीं है? तो देखिए, राज्य की विधानसभाएं जो हैं ये निर्वाचन में शामिल होते हैं परंतु महाभियोग लगाने में शामिल नहीं होती हैं। देखिए, अनुच्छेद
अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, जबकि अनुच्छेद 54 ख के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ध्यान रखिए, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर दिया जाना चाहिए कितने दिनों के अंदर? 6 माह के भीतर। संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62 के अनुसार 62 के अनुसार यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसके रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। अगला है, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निश्चित निर्वाचन अवश्य होना चाहिए रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 62 में। देखिए, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? 6 माह है। 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति 6 माह तक, ठीक है, क्योंकि 6 माह में निर्वाचन हो जाना चाहिए। देखिए, अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पदच्युत या अन्य कारणों से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त तिथि से 6 माह बीतने के पहले कर लिया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 65 मतलब 65(1) के अनुसार ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति रह सकता है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। ठीक है, संविधान के 65 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो ये जो होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो ये कार्य भारत के प्रधान न्यायाधीश करेंगे। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय में बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा। कौन धारण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कथन कांड का प्रश्न है, कथन अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ये सही है। राष्ट्रपति का पद संविधान से ऊपर होता नहीं, ये कथन गलत है। तो कारण तो सही, कथन तो सही है परंतु कारण जो है वो गलत दिया गया है। तो यहाँ पर आपका स्टार लगा है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्टार इसलिए भी है कि राष्ट्रपति पर मुकदमा नहीं चला जाएगा, उसमें फौजदारी और सिविल मुकदमों में अलग अलग अंतर है। ठीक है, देखिए व्याख्या पढ़ लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, परंतु संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। अनुच्छेद 361(1) के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 361(2) के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक या दंडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा, परंतु अनुच्छेद 361(4) के प्रावधान के तहत उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाले दीवानी मुकदमा तत्संबंधी विस्तृत लिखित सूचना उन्हें या उनके कार्यालय में देने के 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपराधिक मुकदमा नहीं चला सकते हैं, परंतु जो सिविल मुकदमा है उसकी सूचना 2 माह पहले उनके ऑफिस को दी जाएगी, तब आप इसको जो है चलाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे जो कथन और कारण दोनों है, दो के दोनों ही गलत हैं। यदि इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो ये कब भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अनुच्छेद 85(2) 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर कर सकता है। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी, चाहे वो कैबिनेट हो, राज्य उप मंत्री हों, ये शामिल होते हैं। हालांकि मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत खो देने पर उसके द्वारा की गई लोकसभा को समय पूर्व
भंग करने की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है, तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर? मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जा सकती है। अनुच्छेद 118(4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और 118 के तहत लोकसभा का स्पीकर उसको चेयर करता है। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है आर्टिकल 108 के तहत। निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? तो ये राष्ट्रपति का आशय होना चाहिए, राष्ट्रपति का आशय। ठीक है, ये ऑप्शन। देखिए, राष्ट्रपति का आशय या इंटेंशन या अभिव्यक्ति जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है तथा राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना यदि वह बैठक में है तो संदेश द्वारा, यदि बैठक में नहीं तो लोक अधिसूचना द्वारा देगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? राष्ट्रपति के आशय की आवश्यकता है। समाधान, अनुदेश या सहमति नहीं, आशय की आवश्यकता होती है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पर 4 कथन है। पहला, वह संसद का एक संगठक भाग होता है, बिल्कुल है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, नहीं। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, सही है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, सही है। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प सही नहीं है। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार या के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संगठक भाग होगा। अनुच्छेद 86(1) के तहत वह प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है तथा संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है। ठीक, अगला है कथन कांड का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। कथन है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है, सही है। कारण, क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति कानून नहीं बन सकता है। तो ये कथन कांड सही और व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनेगी। साथ ही अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना ही स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है। अगला है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति जब अपनी सहमत देता है, ठीक है, मतलब उस पर हस्ताक्षर करता है तब। अनुच्छेद 111 के अनुसार विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से क्या होता है? वो अधिनियम बन जाता है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह कौन सा था? वह था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। ठीक है, देखिए, पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आत्यांतिक एब्सोल्यूट वीटो अर्थात स्पष्टता सहमति रोक लेने का प्रयोग किया, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो अर्थात संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखना का प्रयोग किया। आत्यांतिक वीटो मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होती है, अतः पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से किया जाना माना जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक है ये आपका विकल्प सही है। अगला है, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संविधान शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा गया या वीटो पॉकेट वीटो कहते हैं? तो ये किया था किसने? ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में। किस पे किया था? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? अनुच्छेद 111 के तहत, अनुच्छेद 111 के तहत रोक सकता है।
अगला प्रश्न है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 111 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियाँ हैं? स्वविवेकी, यहाँ पे आपके 7 शक्तियों के बारे में बात की गई है। पहला है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, नहीं, उसकी स्वविवेकी शक्तियाँ नहीं हैं। विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, ये स्वविवेक शक्तियाँ हैं। विधेयक को रोक कर रखना, ये भी है। क्षमा प्रदान करना जो है विवेक की नहीं, मंत्रिपरिषद के अधीन होता है। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, ये भी मंत्रिपरिषद के अधीन होता है। संसद को संदेश भेजना, ये आपका जो है स्वविवेक शक्तियाँ हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये स्वविवेक शक्तियाँ नहीं है। तो दूसरा तीसरा चौथा आपका ई विकल्प हो जाएगा। अगला है, देखिए, विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 86(2) है 86(2) के तहत राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है तथा विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस संदर्भ में अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। अगला है, निम्न से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? राजदूतों की नियुक्ति पर लेना आवश्यक है। विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए उसे मंत्रिपरिषद से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। राज्यपालों द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति के लिए लेना आवश्यक है। लोकसभा भंग करने में भी आवश्यक है। संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए भी मंत्रिपरिषद से सलाह लेते हैं। ठीक है। अगला है, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कौन सी हैं? तो देखिए, संसद का सत्र आहूत करना, विधायी शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। संसद का सत्र आहूत करना ये विधायी शक्ति नहीं है। संसद का सत्रावसान करना ये भी विधायी शक्ति नहीं है। सदन की बैठक स्थगित करना ये भी नहीं। अध्यादेश जारी करना ये विधायी शक्तियों के तहत आता है। ठीक है, ये आपका विधायी शक्तियों के तहत आता है। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, एक सेकेंड, संसद की बैठक, एक सेकेंड पहले पढ़ लेते हैं व्याख्या। राज्यसभा और लोकसभा की बैठकों के स्थगन का अधिकार जो है क्रमशः सभापति, उपसभापति और डिप्टी स्पीकर को है। मतलब यहाँ पे जो कहा गया है संसद की बैठक स्थगित करना, इसका अधिकार उस संसद मतलब लोकसभा है तो उसके सभापति को और राज्यसभा है तो उसके सभापति को अधिकार है। ठीक है। संसद का एक अंग होने के कारण राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी अनुमति देता है या अनुमति विधारित करता है या विधेयकों को पुनर्विचारार्थ सदनों के पास लौटाता है, तभी वह विधायी कार्य कर रहा होता है। ठीक है। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से संसद के सदनों से संबंधित कतिपय कार्य, जैसे कि संसद के सदनों का सत्र आहूत करना, संसद के सदनों का सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग करना, राज्यसभा में 12 सदस्यों का निर्देशन करना या नॉमिनेट करना, विधायी प्रकृति का मान लिया गया है। विधायी प्रकृति के अनेकानेक कार्यों में अध्यादेश द्वारा विधायन का कार्य सर्वाधिक महत्व का है। तो विधायी कार्यों में ये आएगा। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हों, राष्ट्रपति अध्यादेश ऑर्डिनेंस द्वारा उन सभी विषयों पर कानून बना सकते हैं जिन विषयों पर उस समय संसद को कानून बनाने की शक्ति है। अगला है निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्तियाँ हैं? तो यहाँ पर आपके 8 शक्तियों के बारे में बात की गई है। यहाँ पर देखिए, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, ये स्वाविवेक शक्तियाँ नहीं हैं। संसद का अधिवेशन बुलाना, ये भी नहीं है। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, ये उसकी स्वाविवेक शक्तियाँ हैं। तीसरा, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना, ये उसकी स्वाविवेक शक्तियाँ नहीं है। राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, ये भी उसकी स्वाविवेक की शक्ति नहीं है। किसी विधेयक को रोक कर रखना, ये उसकी स्वाविवेक की शक्ति है। किसी विशेष संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, ये आपकी नहीं है। किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना, ये उसकी स्वाविवेक की शक्तियाँ। तो यहाँ पर छठा, एक सेकेंड, यहाँ पे ये 7वां वाला भी, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, ये भी स्वाविवेक के तहत आएगा। तो आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है, छठा हो जाएगा, 7वां हो जाएगा, 8वां हो जाएगा। तो ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? अनुच्छेद 123 के तहत। देखिए, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियों का वर्णन करता है।
अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, देखिए इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह तक, 6 सप्ताह। अनुच्छेद 123(2) का के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के पश्चात होने के 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। ठीक है, 6 सप्ताह है। निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं, ये प्रधानमंत्री करते हैं। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री ये राष्ट्रपति करते हैं। तो पहला और तीसरा सी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 280(1) के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 239 का 5 के अनुसार तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादोपरांत पद धारण करेंगे। देखिए अब तो योजना आयोग है नहीं, नीति आयोग है, तो इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती थी। निम्नलिखित में से एक राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो ये भारत के महान्यायवादी की, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, एक राज्य के राज्यपाल की, इन सभी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की, 148 के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तथा अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। निम्न से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? देखिए प्रधानमंत्री की करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है, राज्यपाल करता है, परंतु उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला है संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 160 में ऐसा प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता किसकी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का देता है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल का होता है, राष्ट्रपति के पास इसका अधिकार नहीं है। रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का अधिकार देता है। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का अधिकार देता है। देखिए अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के राज्यपाल को है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143 करता है। राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। अगला, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो देखिए 4 चीज़ें हैं, 4 विकल्प हैं। पहला, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो बाध्यकारी नहीं होता है। पहला वाला आपका सही नहीं है, पहला कथन। आपातकालीन शक्तियाँ है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति राष्ट्रपति में है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, ये भी उसकी शक्तियों में है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श प्राप्त करने की शक्ति है, परंतु उस पर परामर्श को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? देखिए अध्यादेशों का प्रख्यापन है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना है 143 के तहत, संसद के सदनों को संदेश भेजना ये नहीं है, क्षमादान करना है, परंतु स्पष्टता आपका संसद के सदनों को संदेश भेजना नहीं है, सी विकल्प। ठीक है, संसद के सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 72 क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 123 अध्यादेश निर्गत करने की राष्ट्रपति की शक्ति और अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति शब्दशः शक्ति के रूप में उल्लेख है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, बिल्कुल है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, तो ये उसका अधिकार नहीं है। ठीक है, नियुक्ति का अधिकार है, हटाने का अधिकार नहीं है।
आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार, अध्यादेश जारी करने का अधिकार। तो यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति क्या है? यह एक न्यायिक शक्ति है। क्या है? न्यायिक शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्तियों में क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखिए क्षमा है, इसमें क्षमा की शक्तियाँ हैं, लघुकरण की है, परिहार की है, विराम की है, प्रविलंबन है, परंतु रोक और निरंतरता नहीं है। रोक और निरंतरता नहीं है। यहाँ पे ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ किस अनुच्छेद से प्राप्त होती हैं? आर्टिकल 72 से। निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? तो देखिए किस प्रकार के प्राप्त हैं? वास्तविक और लोकप्रिय नहीं, औपचारिक और विधिक प्राप्त हैं, राजनीतिक और नाम मात्र नहीं, संवैधानिक और नाम मात्र प्राप्त हैं। तो दूसरा और चौथा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाएं। तो संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को बिल्कुल, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को बिल्कुल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को नहीं। देखिए, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को रखवाना राष्ट्रपति के कर्तव्य नहीं है। संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को रखवाना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को रखवाना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को रखवाना। तो पहला तीसरा चौथा, दूसरा नहीं है। ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संघीय वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 281, मतलब वित्त आयोग वाला 281 है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक 151(1) और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को अनुच्छेद 338(6) के तहत संसद के पटल पर रखवाया जाता है। ठीक है। जबकि लोक लेखा समिति की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा द्वारा के सदस्यों के मिलकर की जाती है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो रखवाने का कार्य उनका होता है। अगला है, निम्न से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? राष्ट्रपति साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, बिल्कुल ये है। वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये उनके विशेषाधिकार में नहीं आता है। ठीक है। यहाँ पे बी वाला इसके विशेषाधिकार में नहीं है। लोकसभा को भंग करना है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना है। देखिए, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड क से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्तीय बिल, जो कि मनी बिल या धन विधेयक होते हैं, को अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरह पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए, ऐसे वित्तीय बिल अनुच्छेद 117 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित या पूरा स्थापित किए जा सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है। संविधान की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं। पहला, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है। दूसरा, किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त किया जा सकता है। तीसरा, राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। अगला है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो ये बिहार से थे। ठीक है। इनका जन्म बिहार में हुआ था 1884 में, बिहार के सीमान में। ये 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति थे। 2 बार ये राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति थे कहाँ से? बिहार से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये 1950 से लेकर 52, फिर 52 से 57 और फिर 57 से लेकर के 1962 तक ये राष्ट्रपति थे। 3 बार भारत के राष्ट्रपति रहे।
जिसमें से 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण भारत के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, 1950 से 52 तक। फिर 1952 से 1957 वे क्रमशः प्रथम और द्वितीय राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। चुनाव के माध्यम से 2 बार हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? श्री बीबी गिरी थे। श्री बीबी गिरी। भारत के व्यक्ति अनुसार चौथे राष्ट्रपति श्री बीबी गिरी थे तथा कार्यकाल अनुसार उनका क्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार, फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद छठा आता है। अगला है सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये थे एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मत से मतलब निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं जिन उनके कार्यकाल की अवधि क्या थी? 1977 से 1982। 1977 से 1982 थी। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। एन संजीवा रेड्डी, डी विकल्प। अगला है 2 सूचियां राष्ट्रपति और उनकी अवधि। देखिए, फखरुद्दीन अली अहमद ये 1974 से 77 तक थे। डॉक्टर संजीव रेड्डी 77 से 82 तक थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 67 से 69 तक थे और बीबी गिरी 69 से 74। तो क्रम में यदि देखेंगे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, फिर बीबी गिरी हैं, बीबी गिरी के बाद फखरुद्दीन अली अहमद है, फिर एन संजीवा रेड्डी आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जो बीबी गिरी थे चौथे नंबर के थे। बीबी गिरी चौथे नंबर पे थे बीबी गिरी। डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे पे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, चौथे पे बीबी गिरी थे। फखरुद्दीन अली अहमद जो हैं ये 5वें पे थे, छठे पे एन संजीवा रेड्डी। निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे पहले, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी उपराष्ट्रपति थे, नीलम संजीव रेड्डी ये उपराष्ट्रपति नहीं थे। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति नहीं थे। आर वेंकट रमन भी उपराष्ट्रपति थे। यहाँ पे सी विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? आर वेंकट रमन ने किया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया था, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने किया था, परंतु नीलम संजीव रेड्डी नहीं की थी। ये छठे राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो ये नीलम संजीवा रेड्डी थे। ये लोकसभा अध्यक्ष थे, उसके बाद राष्ट्रपति बने हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रपतियों में से नीलम संजीव रेड्डी 2 अवधियों आपका 1967 से 69, फिर 77 से 77 मतलब 26 मार्च 1977 से लेकर के 13 जुलाई 1977 के दौरान लोकसभा के अध्यक्ष थे। 2 बार ये अध्यक्ष थे। फिर 1977 से 1982 के मध्य भारत के राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर राधाकृष्णन, ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, 1962 से लेकर 1967 तक। उससे पहले 2 बार ये उपराष्ट्रपति थे। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे? तो ये बीबी गिरी थे। चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी जो कि 1969 से 74 तक थे, ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे। वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। व्यक्ति के अनुसार ये 11वें नंबर के थे 2002 से 2007 तक। ठीक है, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने। जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। निम्न में से कौन असंगत है? राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू क्योंकि ये प्रधानमंत्री थे, बाकी अन्य राष्ट्रपति रहे हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? 12वां। 11वें पे थे अब्दुल कलाम आज़ाद, 12वें ये थे। ठीक है, अगला है भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? ये थे आपके यूपीए के जुलाई 2022 में संपन्न भारत के 16वें राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राजग की अधिकृत उम्मीदवार थी, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा संयुक्त विपक्ष के द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे। तो इस चुनाव में विजय के पश्चात द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी थी, जबकि कार्यकाल के अनुसार उनका क्रम 17वां है। प्रश्न में क्या है? 15वें राष्ट्रपति चुनाव के बारे में पूछा गया है, जबकि जुलाई 2022 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव वस्तुतः 16वां राष्ट्रपति चुनाव था। तो इसलिए यहाँ पर आपका ई विकल्प सही होगा, वरना यशवंत सिन्हा थे। अगला है भारत के
हाँ, आगे चलते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? बिहार का तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं ये 6 जुलाई 1957 से लेकर 11 मई 1962 तक बिहार के राज्यपाल, 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति, फिर 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती है, भारत के राष्ट्रपति थे। इन्हीं की मृत्यु के बाद जो हिदायतुल्लाह जो मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो ये कौन थे? बीबी गिरी, जो चौथे आपके राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बीबी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश M सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। ध्यातव्य कि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में बीबी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार तथा नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई, जिसमें बीबी गिरी ने विजय प्राप्त की थी। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था किसके द्वारा? एडविन लुटियंस के द्वारा। एडविन लुटियंस के द्वारा। देखिए, ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। यह भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। इस भवन के निर्माण के पश्चात इसे वायसराय का आवास, वायसराज हाउस के रूप में जाना जाता था। 15 अगस्त 1947 को इसका नाम परिवर्तित कर सरकारी आवास गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया। 21 जून 1948 को सी राजगोपालाचारी इस सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय बने। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय से इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से राष्ट्रपति संबंधी जो भी प्रश्न थे हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।